हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष की क्लास में जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक की क्लासों में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ चुके हैं। गुप्त काल के बाद में उत्तर भारत की राजनीति में व्यापक बदलाव आए। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए और उन बदलावों से एक नए राजवंश का किस प्रकार से उदय हुआ और उसका भारतीय इतिहास में क्या योगदान है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस वंश के बारे में इस वीडियो के अंतिम भाग में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं उत्तर भारत की स्थिति के बारे में। हर्षवर्धन और उसके उदय से पहले भारत की जो स्थिति थी उसमें मगध का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। गुप्तों की राजधानी तो मगध ही रही, लेकिन मगध है वो उत्तर भारत का अब केंद्र नहीं रहा। उसकी जगह पर अब कन्नौज है वो एक व्यापारिक नगरी के रूप में उदित हुआ। कन्नौज जो कि उत्तर भारत के केंद्र में स्थित था और विभिन्न भागों में जाने वाले व्यापारिक मार्गों के मध्य में स्थित था, इसलिए कन्नौज का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम कन्नौज में जो ये पुष्यभूति वंश है इसके बारे में पढ़ने के बाद में हम कन्नौज के लिए भारत में हुए विभिन्न राजनीतिक संघर्षों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना बता दूं कि कन्नौज का जो महत्व है वो न केवल राजनीतिक दृष्टि से बढ़ रहा है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बढ़ रहा है। गुप्त साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था। अपन ने देखा कि उसका साम्राज्य दक्षिण में वेंगी और कांची से लेकर के उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था, लेकिन गुप्तों के पतन के बाद में भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो इतना विशाल साम्राज्य तैयार कर सके। तो छोटे छोटे जो राज्यों का जो समय था वो धीरे धीरे आने लगा। कई नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें वल्लभी प्रदेश में मैत्रक राजवंश का उदय हुआ, कन्नौज में एक मौखरी राजवंश का उदय हुआ। वही इस वंश की जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, पुष्यभूति वंश, जिसकी राजधानी पहले थानेश्वर में हुआ करती थी। बंगाल जिसको गौड़ प्रदेश कहा जाता है, वहाँ पर शशांक के नेतृत्व में चंद्रवंशी शासक बने। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में अलग अलग राज्य स्थापित हुए और उनके शासक है वो किसी एक व्यक्ति की प्रति निष्ठा नहीं रखते हुए परस्पर स्वतंत्र है। तीसरी जो इस समय की जो विशेषता जो बता रहा हूँ वो ये है कि इस समय विकेंद्रीकरण बहुत हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि शक्तियाँ हैं वो ऊपर से नीचे की ओर नहीं जा रही हैं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जैसे पंचायती राज जो व्यवस्थाएं है हमारे देश में, वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का एक नमूना है। इसमें वास्तविक शक्तियाँ ग्राम पंचायत के पास में होती है, ग्राम सभा के पास में होती है, न कि ऊपरी जो केंद्र में बैठे लोग हैं उनके पास में। यहाँ पर विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि सामंती व्यवस्था का उदय हो गया। सामंती व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गुप्त काल के दौरान बताया था। तो सामंती व्यवस्था जो है वो इस समय हावी होने लगी जब सामंतों की विभिन्न श्रेणियाँ हमें मौजूद मिलती है और इन श्रेणियों ने क्षत्रियता की भावना को बढ़ावा दिया। अब एक राष्ट्र या एक राज्य के लिए मर मिटने वाले लोगों की बजाय एक छोटे से क्षेत्र या सामंत या भूखंड के लिए लड़ने वाले, मरने वाले, जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। वहीं आर्थिक क्षेत्र में देखें तो इस समय व्यापार में कमी हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, क्योंकि जो अरब सागर है वहाँ के व्यापार पर धीरे धीरे अरबों का अधिकार होने लगा। भारतीयों को उस स्पर्धा से बाहर कर दिया और स्थल भाग में भी आंतरिक व्यापार है वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके हमें कई प्रमाण मिलते हैं जो कि मुद्रा प्रणाली के ह्रास के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। इस समय बड़े बड़े जो सिक्के हैं या सोने के सिक्के हैं उसकी बहुत कमी आई और अधिक मात्रा में सिक्कों की जो प्रचलन था वो भी कम होने लगा। वैसे इसका असर हमें गुप्त काल में भी दिखने लगा था, जब फाहियान कहता है कि व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता है। तो इससे ये पता चलता है कि मुद्रा का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका एक दूसरा यह भी था पहलू कि अब जो वेतन है
वो नकद में दिए जाने के बजाय भूमि के रूप में दिया जाने लगा। इसलिए जो बड़ा वेतन है वो भूमि के रूप में दिया जा रहा है और छोटे वेतन है वो छोटी मुद्राओं में दिया जा रहा है। इसलिए बड़ी मुद्राएं जैसे सोने की जो दीनार वगैरह है, इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन बहुत कम हुआ। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो हर्षवर्धन के समय में आई और इन्हीं परिस्थितियों में एक नए राजवंश का उदय हुआ। अब हम इस राजवंश के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम इस राजवंश के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, उस जानकारी के हमारे पास में स्रोत क्या है। तो आइए इसके स्रोतों की चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में एक राजकवि हुए जिनका नाम था बाणभट्ट। उन्होंने पुस्तक लिखी हर्षचरित्र। उसमें हर्षवर्धन के जन्म से लेकर के उसके शासनकाल की शुरुआत के कुछ वर्षों तक का चित्रण उसमें किया गया है। यह पुस्तक हर्षवर्धन की जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि इसमें दैनिक गतिविधियों का ब्यौरा दिया हुआ है कि शासक ने कब कब क्या क्या किया, कौन से वर्ष में कौन से माह में क्या किया। तो ये बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, लेकिन पूरे हर्षवर्धन के जीवन काल का नहीं है, इसलिए इसकी एक कमजोरी भी है। दूसरा, बाणभट्ट दरबारी कवि था तो उसने कहीं पर अतिशयोक्ति का प्रयोग भी किया है। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान कवि और साहित्यकार था। उसने 3 पुस्तकें लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनसे भी हर्षवर्धन के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को जानने का अच्छा अवसर मिलता है। हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया जो नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन के लिए आया, लेकिन वह अपने इस अध्ययन काल के दौरान हर्षवर्धन के दरबार में रहा। वह हर्षवर्धन का दूत बनकर के जो असम का प्रदेश है वहाँ के शासक के साथ मैत्री संधि के रूप में भी गया। दूसरा, वैनसांग जो हर्षवर्धन ने बड़े बड़े आयोजन करवाए उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहा। तो वैनसांग ने बहुत विवरण छोड़ रखा है जो उसकी पुस्तक शी युकी के अंदर है। वहीं एक बौद्ध ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, लेकिन इसी समय का लिखा होने के कारण इसकी जो प्रासंगिकता है वो बढ़ जाती है। यद्यपि इसमें बौद्ध धर्म की बातें हैं, धार्मिक ग्रंथ है और कई जगह पर अतिशयोक्ति और तथ्यहीन बातें भी है, लेकिन फिर भी जानकारी का एक अच्छा स्रोत उपलब्ध है। यदि अभिलेखों की बात करें तो ऐहोल प्रशस्ति, जो कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय का लिखा हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल एक स्थान है, कर्नाटक में है और वहाँ के जो शासक है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, उसका एक अभिलेख है ऐहोल प्रशस्ति। और उसका लेखक कौन है? उसका लेखक है रवि कीर्ति। यह जो अभिलेख लिखा है यह पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई और उनकी विजयों के बारे में लिखा गया है। अब पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति है उसमें यह लिखा गया है कि उसने उत्तर भारत के हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के दक्षिण में आने से रोक दिया। अर्थात हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ और उसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। तो यह जानकारी हमें ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है और वैनसांग के सुयुकी ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है, तो यह प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बांसखेड़ा और मधुबन के जो ताम्रपत्र है, इससे हमें हर्षवर्धन के समय की प्रशासनिक, आर्थिक और भूमि संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है और इसमें हर्षवर्धन द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जानकारी के स्रोतों की चर्चा की। अब हम देखते हैं कि जो पुष्यभूति वंश है इसका सामान्य परिचय क्या है। जैसा कि आपको बताया कि लगभग 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था। उन्हीं राज्यों में से एक था वर्धन वंश। इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है क्योंकि कुछ स्रोतों से, जैसे कि बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है उसमें इस वंश का मूल पुरुष है वो पुष्यभूति को बताया गया है। बाणभट्ट लिखता है कि पुष्य जो भूति है वो शैव मत को मानने वाला था और उसने इस वंश की स्थापना की। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत है वो हमें पुष्यभूति के बारे में कुछ भी नहीं बताते।
इसलिए इसका जो वंश का नामकरण है वो कई जगह पे पुष्यभूति वंश आता है, तो कई जगह पर इसको वर्धन वंश कहते हैं, क्योंकि ये अपने नाम के पीछे वर्धन लगाते हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत है उन स्रोतों में हमें इस वंश का जो पहला शासक मिलता है वो नरवर्धन मिलता है, उसके बाद में राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन और फिर आता है प्रभाकर वर्धन। तो हमें यह ध्यान रखना है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इनका जो राजनीतिक उल्लेख है वो बहुत ही कम मिलता है और कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है। अर्थात ये राजा के पद पर रहे होंगे या महाराजा के पद पर सामंत की अवस्था में रहे होंगे, लेकिन जो प्रभाकर वर्धन है यह सबसे पहले स्वयं को महाराजाधिराज कहता है, अर्थात वह स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है। इसकी जानकारियों के अनुसार ये है कि इसके कुल 3 संतानें थी। एक था राज्यवर्धन, जिसको राज्यवर्धन द्वितीय कहा गया, एक हर्षवर्धन और तीसरा इनकी थी बहन राज्यश्री। अब प्रभाकर वर्धन जब राजा बना तो उसने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मोखरी राजवंश में किया। मोखरी राजवंश कहाँ पर स्थित था? मोखरी जो राजवंश है वो कन्नौज में शासन करता था और गृहवर्मा के साथ में उसकी शादी कर दी। लेकिन उस समय एक गुप्त शासक जो अपने नाम के पीछे गुप्त लगाता था, उस गुप्त वंश से उसका कोई संबंध नहीं था। उस देवगुप्त ने इस मोखरी राजवंश पर आक्रमण करके, क्योंकि कन्नौज को वो जीतना चाहता था, उसने गृहवर्मा की हत्या कर दी। इसलिए जब हत्या कर दी तो राज्यवर्धन के सामने यह प्रश्न आया कि अपनी बहन का बदला लिया जाए। इसलिए प्रभाकर वर्धन ने जो अपनी सेना भेजी, उस सेना के माध्यम से उसने गृहवर्मा का जो गुप्त वंश का गुप्त शासक था देवगुप्त, उसका वध करवा दिया। जब देवगुप्त का वध प्रभाकर वर्धन ने करवा दिया तो देवगुप्त का एक मित्र शासक था जो बंगाल के गौड़ प्रदेश का राजा था, जिसका नाम था शशांक। वो शशांक और देवगुप्त है वो मित्र थे। इसलिए देवगुप्त की जब हत्या प्रभाकर वर्धन ने कर दी तो उसका बदला लेने के लिए शशांक ने प्रभाकर वर्धन पर आक्रमण करके प्रभाकर वर्धन को मार दिया। इससे जो राजधानी थी थानेश्वर वो राज्यहीन हो गई, इसलिए उसकी जगह पर राज्यवर्धन द्वितीय को राजा बनाया गया। और अब क्या प्रश्न रहा कि शशांक ने इस राज्यवर्धन द्वितीय को भी पराजित करने का संकल्प कर लिया।